1857 के विद्रोह में कुछ एक चीज़ें हम लोगों ने कंफर्म कर ली थी। जैसे हम लोगों ने ये जान लिया था कि ये विद्रोह पनपा कैसे था, है ना, इसकी वजह क्या थी, योजना किसने बनाई थी, प्रतीक चिन्ह क्या थे, ये शुरुआती चीज़ें जान ली हैं। और हम लोगों ने वो घटना भी बहुत अच्छी तरीके से समझ ली थी जिसमें 10 मई से विद्रोह आरंभ होता है मेरठ से, और मेरठ से स्टार्ट होकर वो दिल्ली पहुंचता है, कैसे बहादुर शाह उसको हैंडल करता है, और फिर किस तरह बहादुर शाह गिरफ्तार होता है और रंगून भेजा जाता है। वो पूरा एक प्रकरण समझ लिया था। इसके बाद हमने आपको बताया कि बख्त खां जो था वो वहाँ से दिल्ली से भागता है और भाग करके लखनऊ पहुँचता है। ठीक है, ठीक है ना। तो बख्त खां दिल्ली से भागा, और बख्त खां क्या था, एक सेनापति का काम कर रहा था बहादुर शाह के। बहादुर शाह ने यूं तो सेनापति नियुक्त किया था अपने पुत्र मिर्जा मुगल को, लेकिन मिर्जा मुगल की जगह वास्तविक कार्य कर रहा था बख्त खां। बख्त खां वहां से भाग निकलता है जब ये गिरफ्तारी होती है और लखनऊ पहुंचता है। लखनऊ की घटना भी हम लोग कल की क्लास में समझ चुके हैं कि सर्वाधिक सैनिक लखनऊ से ही थे, और उन सैनिकों को वहां पर जो नेतृत्व प्रदान किया था वो बेगम हजरत महल ने किया था। इसने अपने अल्पवयस्क पुत्र विरजिस कादिर को वहां का नवाब घोषित किया अवध का। अवध की राजधानी क्या थी उस समय, मैंने कल की क्लास में बताया लखनऊ थी। वहां का नवाब घोषित किया, और वहां पर जितने भी अंग्रेजी छावनियां थी उनको वहां से हटा दिया। ऑलमोस्ट सैनिक ही हटा चुके थे सब कुछ, और सर्वाधिक सैनिक अवध से ही थे। वो भी एक लंबा प्रकरण कल की क्लास में था, पूरा हो गया। आज हम लोगों को देखना है कि झांसी और झांसी के साथ साथ कानपुर ने उस समय क्या रिएक्ट किया, क्योंकि झांसी और कानपुर में एक समानता है कि ये लोग आपस में रिलेटिव भी थे। झांसी में 4 जून 1857 को विद्रोह हुआ था, और कानपुर में 5 जून 1857 को हुआ था, है ना। यहां से जो नेतृत्व किया था वो लक्ष्मीबाई ने किया था। लक्ष्मीबाई यहाँ की रानी थी। इनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है क्रांतिकारी लक्ष्मीबाई। और ये किसकी विधवा थी, ये गंगाधर राव की विधवा थी। गंगाधर राव झांसी के राजा थे। इनका विवाह झांसी की रानी, जिनको बाद में कहा गया लक्ष्मीबाई, से हुआ था। इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था। अब इनकी अलग से एक स्टोरी है झांसी की रानी की, उनको हम अलग पढ़ेंगे। यहाँ इंक्लूड करेंगे तो क्लास लक्ष्मीबाई पे ही खत्म हो जाएगी। तो लक्ष्मीबाई गंगाधर राव की विधवा थी। गंगाधर राव जो है उनकी मृत्यु हो गई थी, और गंगाधर राव से लक्ष्मीबाई को कोई पुत्र नहीं था। इसी आरोप में डलहौजी ने इनका राज्य हड़प लिया था। हड़पने को रानी ने अपना राज्य दे नहीं दिया था, रानी संघर्षरत थी। और जैसे ही उसको इस सेना का सपोर्ट मिला, सैनिक विद्रोह किए हुए थे। अच्छा, लक्ष्मीबाई के पास या नाना साहब के पास या बेगम हजरत महल के पास जो एक चीज नहीं थी वो क्या था, उन लोगों के पास सेना नहीं थी। अब उनके सामने बहुत सारी सेना थी जो इसीलिए खड़ी थी कि कोई मेरा नेतृत्व करे। तो इसीलिए क्या हुआ कि रानी लक्ष्मीबाई ने उस सेना का नेतृत्व किया और झांसी को आजाद किया। अब झांसी के जैसे ही रानी ने नेतृत्व संभाला, एक अंग्रेज अधिकारी आया जिसका नाम था यूरोज। अब यूरोज ने आकर के झांसी में डेरा डाला, झांसी के किले का घेराव किया। इससे क्या हुआ कि रानी ने उसका प्रत्युत्तर किया, और प्रत्युत्तर के बाद जब उसको लगा कि अब वह और आगे युद्ध करने में समर्थ नहीं होगी, तो इस समय क्या हुआ, रानी जो है किले से भाग गई। और भाग करके देखिए उसने क्या, झांसी से कहां गई, कालपी गई, और कालपी से कहां गई, ग्वालियर गई। अब बीच में मैंने कालपी क्यों लिखा है, क्योंकि कालपी में भी इसकी मुठभेड़ यूरोज के साथ हुई थी। अब यहां से ये ग्वालियर पहुंची, ग्वालियर में जाकर के सिंधिया के किले में शरण ली। ठीक है, अब इसको हम कुछ देर के लिए रोक देते हैं और कानपुर के विद्रोह को देखते हैं। कानपुर का विद्रोह जो था
इसके नेतृत्व करता थे नाना साहब। नाना साहब के बचपन का नाम हमने आपको बता दिया है, क्या था? धौंधू पंत था। अब इसके बाद इनका कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे थे। क्योंकि ये धौंधू पंत वगैरह ये कोई ऐसा बहुत भारी तलवारबाज नहीं थे, तो इनका कमांडर इन चीफ कौन है? वो थे तात्या टोपे। सबसे ज्यादा हिंसक जो विद्रोह हुआ है वो कानपुर का हुआ है। कानपुर में एक घटना मुझे याद है, मतलब याद में तब था नहीं, मैंने किसी किताब में पढ़ी है, और वो कोई ऑथेंटिक बुक में नहीं पढ़ी है, जो नहीं राइटर तत्कालीन राइटर लिखते हैं ऐसी पढ़ी है, कि जब सभी अंग्रेजी महिलाएं और बच्चे एक चर्च में छिप गए जाकर के, तो फिर क्या हुआ कि चर्च में जाकर के उन्हें ऐसा लगा कि यहाँ हमें नहीं मारा जाएगा, और विद्रोहियों ने सबसे पहले जाके उस चर्च के पादरी को ही मारा, जो फादर होता है उसी को मारा, सबको मारा, किसी को नहीं छोड़ा। इसलिए यह विद्रोह ज्यादा हिंसक हो गया था कानपुर का। कानपुर का विद्रोह दबाने के लिए जो व्यक्ति आया था, दमन करता, वो कौन था? कैंपवेल आया था। कैंपवेल ने इस विद्रोह को दबाया। अब यहां से जो नाना साहब थे वो तो नेपाल भाग गए थे, बचा कौन? तात्या टोपे। तात्या टोपे का असली नाम क्या था? इनका असली नाम था बेटा रामचंद्र पांडुरंगा। ठीक है, रामचंद्र। तो तात्या टोपे यहां से निकल गए जब कैंपवेल ने इस विद्रोह को दबाया, और ये भी यहां से कहां पहुंचे? ग्वालियर पहुंचे। अब ग्वालियर में बेटा इकट्ठे हो गए थे 3 लोग। पहली थी रानी, दूसरे थे तात्या टोपे, और तीसरे थे सिंधिया जिनका किला था। 3 लोग यहां पर इकट्ठे हो। अब यहां पर भी ह्यूरोज पहुंच गया। ह्यूरोज ने ये ग्वालियर के किले पर घेराव किया और अटैक किया। रानी ने 2 दिन तक युद्ध संभाला। तीसरे दिन क्या होता है कि ये जो युद्ध में रानी पहुंचती है, उसको पता होता है कि सिंधिया कुछ आज गड़बड़ कर सकता है, इसलिए वो अपने पुत्र को महल में भी नहीं छोड़ती है, बल्कि अपने पुत्र को साथ ले चलती है। आपने 7th 8th में जब भी किताब देखी होगी, उसमें रानी लक्ष्मीबाई का चित्र देखा होगा, तो पीठ पे बच्चा बांधे हुए, मुंह में लगाम पकड़े हुए, और दोनों हाथों से तलवार चलाती थी। अब जब आप तक चरित्र ये पढ़ाएंगे लक्ष्मीबाई का, तो आपको पता चलेगा कि एक जीवन में, एक ही जीवन में इतनी सारी विस्मित करने वाली घटनाएं कैसे हो सकती हैं। पूरा जीवन भयानक रोमांच से भरा हुआ है। रानी यहां से ग्वालियर में ह्यूरोज के साथ सामना होता है, और इसमें रानी जीत जाती यदि सिंधिया ने धोखा न दिया होता। सिंधिया धोखा दे देते हैं और किले का दरवाजा खोल देते हैं, सेना अंदर आ जाती है और रानी को यहां से भी भागना पड़ता। अब रानी इसलिए नहीं भागी कि वो कायर थी, रानी इसलिए भागी कि फिर सेना इकट्ठा करेंगे, फिर लड़ेंगे। और इसके लिए क्या हुआ कि सिंधिया ने यहाँ धोखा दिया और यहाँ पर रानी की हार हुई। और क्या हुआ कि जब हार हुई तो यहां से एक सीन है, वो मैं आपको बताना चाहूं कि इस युद्ध में रानी के पैर में गोली लग गई थी। तो इस वजह से इसने युद्ध मैदान को छोड़कर निकलने का प्रयास किया, और एक जगह पहुंच के क्या होता है कि पीछे से इसके कई सारे सैनिक आ रहे थे। एक का सर पे वार होता है तलवार का, इससे क्या हुआ, रानी का सर फट गया था। और उसमें से कहते हैं जो राइटर तत्कालीन लिखते हैं कि एक आंख रानी की बाहर आ गई। इतना होने के बावजूद भी रानी रुकी नहीं, चलती गई। लेकिन वहां पर आगे वही है कि तभी बीच में नाला आया, और वो नाले को घोड़ा अड़ियल था, वो नहीं निकला उस पार। और फिर क्या हुआ कि वहां से रानी ने अपना रास्ता मोड़ा और एक आश्रम था साधु लोगों का, वहां पहुंची। उन साधु का संभवतः नाम भी आता है, रामदास करके कुछ नाम आता है। वहां पहुंची और वहां पर उसने अपनी चिता बनवाई, और कहते हैं कि वो उस चिता पर जिंदा ही लेट गई थी कि यहाँ आग लगा दो, क्योंकि अगर इन्होंने गिरफ्तार किया तो ये पूरे देश को दिखाएंगे, इससे देश की छवि खराब होगी। तब ये ऑथेंटिक नहीं है, दंत कथा, लेकिन क्योंकि इनका कोई वैल्यू भी नहीं है किताबों में कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। वहां तो सीधा सा एक मतलब है कि ह्यूरोज ने रानी को हरा दिया।
आपके मतलब की चीज बस इतनी ही है ना। तो हीरोज ने कहा जरूर था कि यहां सोई हुई, ये पूछा जाता है, यहां सोई हुई यह महिला सभी भारतीयों में, सभी भारतीयों में अकेली मर्द है। अब देखो उसका ये सेंटेंस गलत है ना, क्योंकि एक तरफ वो कह रहा है क्या महिला, और एक तरफ क्या कह रहा है मर्द। तो इसका मतलब था कि जितना रानी ने एक महिला ने परेशान किया कंपनी को, इतना तो जो है पूरे जो है कोई अच्छा खासा पुरुष राजा नहीं कर पाया। बात क्लियर? इस वजह से यहाँ पर ये सेंटेंस लिखा, और यहाँ से क्या होता है, रानी की हार हो जाती है और रानी की मृत्यु हो जाती है। इस मृत्यु के बाद क्या होता है कि इनके जो साथ के थे तात्या टोपे भूमिगत हो जाते हैं। इसके बदले में बहुत सारा जो है धन मिला था सिंधिया को, तात्या टोपे भूमिगत हो जाते हैं, और आज उन्हीं के जो है वंशज कितने शान से खड़े होते हैं, है ना। जाहिर सी उनका ब्लड में है धोखा देना। तो क्या हुआ, तात्या टोपे भूमिगत हो जाते हैं, और इनको भी, तात्या टोपे को भी सिंधिया का मंत्री, सिंधिया का मंत्री मानसिंह मुखबरी कर देता है। मुखबरी कर देता है, और इससे क्या होता है, ये जो है पकड़े जाते हैं। और यहां से क्या होता है, तात्या टोपे पकड़े जाते हैं। ठीक है। और इनको 18 अप्रैल 1858 को फांसी दे दी जाती है। ठीक है। तो ये तो था रानी का, और रानी के साथ कानपुर का। यहां आपको याद रखना है, नाना साहेब कहां भाग गए थे, नेपाल, है ना। और कौन नेपाल भागा था, बेगम हजरत महल भी नेपाल भाग गई थी। क्लियर हो गई, ये चीज समझ में आ गई। इसके बाद जो है हम लोगों ने लखनऊ जान लिया, झांसी जान लिया, कानपुर जान लिया, है ना। इसके बाद अन्य मैंने यहाँ पर सीधे सीधे लिख दिए, कहां पर कौन था देखते हैं एक बार। दिल्ली का हम आपको बता चुके हैं, बहादुर शाह और बख्त खां थे। लखनऊ का भी आप पढ़ चुके हैं, हजरत महल और बिरजिस कादिर थे। कानपुर के नाना साहब थे। अब इसी में चाहे तो झांसी का और लिख दो, झांसी की कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई थी। बोलो क्लियर हुआ। इसके बाद पटना से कौन थे, पीर अली। देखो ये कंफ्यूजन वाली बात आती है कि कभी कभी लोग जो है क्या करते हैं, ऐसा सीधा सीधा, अक्सर बहुत सारा नीला पीला बुक मिलता है ना किताब में, मतलब वहां बाजार में, उनमें सीधा लिखा होता है कि बिहार से कौन थे, बाबू कुंवर सिंह थे। मतलब बिहार में 2 जगह थी, एक है जगदीशपुर, आरा डिस्ट्रिक्ट। जगदीशपुर से कौन थे, बाबू कुंवर सिंह थे। सर्वाधिक बार 20 बार अंग्रेजों को पराजित करने वाले ये शेर बाबू कुंवर सिंह। इनका उम्र जानोगे तो पैरों तले से जमीन हिल जाएगी। 80 वर्ष उम्र थी जब ये विद्रोह का नेतृत्व किए। कहते हैं इनसे तेज तलवार चलाने वाला उस समय कोई था नहीं। ये अपने तरफ आने वाले जो है प्रत्येक चीज को ये अपनी तलवार से काट सकते थे। और इनके बाद में बाह में गोली लग जाती है, और गोली लगने के बाद उसी में जो जहर बनता है उसी से इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इनको जो है सर्वाधिक 20 बार इन्होंने अंग्रेजों को पराजित किया था। अभी जैसे ये समाप्त हो जाएगा, उसके बाद जितने भी इसके हीरो हैं 1857 के, हम सबको जो है एक क्लास में समझाएंगे कि इनका क्या जीवन था, कैसे क्या हुआ। लेकिन अभी हम शॉर्ट में जानेंगे क्योंकि ये क्लास हमारी फैक्चुअल क्लास है। फैजाबाद से कौन थे, मौलवी अहमदुल्लाह थे। और इनको जो है किसने कंट्रोल किया था, जाके जनरल रेनाल्ड ने किया था। ठीक है। अब फैजाबाद वर्तमान में क्या कहलाता है, अयोध्या, है ना। और बाबू कुंवर सिंह के लिए कौन गया था, टेलर गया था, विलियम टेलर।
ठीक है ना, जगदीशपुर। और पटना से कौन था, पीर अली। याद रखना बिहार में दो जगह से नेतृत्व हुआ था, एक जगदीशपुर से और एक पटना से। पटना से पीर अली थे और जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह, ठीक है। और जो है कौन थे यहाँ पे, विलियम टेलर ने दबाया। फैजाबाद जो है यहाँ मौलवी अहमदुल्लाह थे और यहाँ पर विद्रोह किसने दबाया था, जनरल रेनाल्ड ने दबाया था। बरेली से खान बहादुर खान थे और विंसेंट आयर ने इस विद्रोह को दबाया था। इलाहाबाद से लियाकत अली थे और कर्नल नील ने जो है इस विद्रोह को जाके दबाया था। आसाम से कौन थे, मणिराम दत्त थे, काफी बाहरी क्षेत्र है। ये है वो प्रमुख नेतृत्वकर्ता जिनका जो है परीक्षा में नाम पूछा जाता है, मिलाने के लिए आते हैं या कहता है बताइए कौन सही सुमेलित नहीं है। अब क्या है कि ये तो पुराना पैटर्न था कि जगदीशपुर को कुंवर सिंह से मिलाना, अब पूछ देता है जगदीशपुर को विलियम टेलर से मिलाना, ठीक है ना। तो नेतृत्वकर्ता दमनकर्ता दोनों याद होने चाहिए। इसके बाद देखिए कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई हैं, तो एक पुस्तक लिखी गई है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। किसने लिखी है, वीडी सावरकर ने लिखी है। इनका चरित्र आप आगे मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, बहुत ही धुआंधार चरित्र है। 1857 पुस्तक एस.एन. सेन ने लिखी है, द ग्रेट रिपब्लिकन अशोक मेहता की है। रिपब्लिकन 1857 पीसी जोशी की है। एंड ऐसे ऑन द कॉसेस ऑफ इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद खान की है। द रिजल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजूमदार की है। तो ये किताबें भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ये सारी चीजें अभी हम आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं है, आपको जो है जीरोक्स अभी प्राप्त हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो इसके बाद जो है ये तो है जो पिछली 3 क्लासें मिलाकर के हमें ये समझ में आया कि कौन कौन से क्षेत्र थे जहां पर विद्रोह हुआ, है ना। अब हम ये जो है देखेंगे कि इन सब का आखिरी में परिणाम क्या हुआ, है ना। तो इसको हम हटा देते हैं और देखेंगे फाइनली परिणाम क्या हुआ। अच्छा, परिणाम तो एक ही हुआ कि ये विद्रोह पूरे तरीके से दबा दिया गया, खत्म कर दिया गया, कुचल दिया गया। लेकिन हम यहाँ पर जानेंगे कि ये क्या रीजन थे इसके। आपने पूरे विद्रोह का अध्ययन किया, क्या आप बता सकते हैं कि 1857 के विद्रोह के दमन होने के क्या कारण थे? एकता नहीं थी और एक साथ नहीं हुआ। देखो हम पहले क्या करेंगे, इसको जो है मौखिक अध्ययन में समझते हैं। सबसे गलत बात जो हुई वो ये हुई कि ये विद्रोह अखिल भारतीय नहीं था, है ना। सोच के देखिए कि अगर ये विद्रोह किसी प्रकार से ऐसा होता कि एक विद्रोह होता तमिलनाडु में, एक विद्रोह होता सोच के देखो, एक विद्रोह यहां होता, एक यहां होता, एक यहां होता, एक यहां, एक यहां, एक यहां, कितने सैनिक थे? 5:3 का अनुपात था। जब 5 भारतीय सैनिक थे तब उसमें 3 कितने होते थे? ब्रिटिश सैनिक होते थे सेनाओं में। तो ये ज्यादा थे ना। और ये इनकी नौक इस समय घूमी हुई थी किनकी तरफ? इन 3 की तरफ। प्लस इनके पास जनता का सपोर्ट, इनके पास राजा लोगों का सपोर्ट, सारा सपोर्ट इनके पास, फिर भी यही हार गए। रीजन विद्रोह का अखिल भारतीय न होना। विद्रोह देखिए कहां हो रहा है, कानपुर में हो रहा है, लखनऊ में हो रहा है, झांसी में हो रहा है ना। और देखिए कहां, बिहार में हो रहा, मान लो 2 जगह। तो सब ऐसी जगह हो रहा था जहां अंग्रेज आसानी से अपनी सेना पहुंचा सकते थे। सोच के देखिए, एक आदमी कैंपबेल से जुड़ी हुई एक खास बात जान लेना कि 1857 के समय जो सेनापति था उसका नाम एनिसन था और इसको हटा के तुरंत किसे बनाया गया था? कैंपबेल को बनाया गया था, ठीक है ना। वही कैंपबेल झांसी, वही कैंपबेल लखनऊ, सब जगह तो पहुंच रहा।
बढ़िया रेलवे लाइन पड़ी थी उनकी, सट से यहाँ से वहां पहुंच जाते थे। अब सोच के देखो, ये विद्रोह यहाँ पे अगर एक होता तो इनकी हिम्मत थी कि ये सब जगह पहुंच जाते। इनका 250 ग्राम सैनिक पहुंचा होता और सबको जो है मार के जो है बहा दिया गया होता। तो सबसे बड़ा रीजन आप क्या लिखेंगे? अखिल भारतीय न होना। दूसरा, आपसी सामंजस्य न होना। देखो ये सब लोग एक सम्मिलित भावना से जुड़े हुए थे और वो भावना थी अंग्रेजों के प्रति घृणा की भावना। सबके अंदर एक कॉमन चीज क्या थी कि अंग्रेजों से घृणा है। अब इसमें हुआ क्या, सेना ये तो लड़ रही अंग्रेजों से, अब देखो जनता किससे लड़ रही है? गांव की जनता ने क्या किया, अपने ही गांव के साहूकार का घर जला दिया। तो उसको भी तो गुस्सा आ रहा, वो गुस्सा किस पे निकालेगी? तो उसने क्या किया, अपने गांव के साहूकार का घर जला दिया। इसको इससे क्या फायदा हुआ कि उसका बही खाता सब वहीं रखा था, मतलब साहूकार भी जल गया, बही खाता भी जल गया, काम खत्म। दुकानें लूट लो, बाजार लूट लो, ऐसी घटनाएं चल रही थी, है ना। तो ये सब में आप देखो, जैसे झांसी की रानी थी और झांसी की रानी के बगल में इधर ये लखनऊ, तो लखनऊ, कानपुर और झांसी 3 जगह है। और झांसी की रानी ने प्रस्ताव भी भेजा था लखनऊ में इनके पास, क्यों ना हम लोग सम्मिलित होकर लड़े, लेकिन नहीं लड़ना, मतलब बिल्कुल जान पे आ बनी है, उसके बाद भी एक होने का कोई मतलब नहीं। ये साथ लड़ने को दोनों तैयार नहीं हुए, अभी भी हम टकरा रहे थे, हम श्रेष्ठ हैं। तो इससे क्या हुआ, ये भी एक आपसी सामंजस्य नहीं था। अब देखो झांसी की रानी और बेगम हजरत महल में कॉमन चीज क्या थी, वो ये थी कि दोनों के मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा थी, नफरत थी, लेकिन और कोई समानता नहीं थी। इन्हें झांसी चाहिए था, इन्हें लखनऊ चाहिए था, बस। बात समझ में आई? तो आपसी तालमेल न होना। इसके अलावा भारत से 2 वर्ग, एक धनी वर्ग यानी जमींदार वर्ग और दूसरा वर्ग कौन, विद्वान वर्ग, जो पढ़ा लिखा वर्ग था। इन्होंने कोई भी सहयोग नहीं किया विद्रोहियों का। अच्छा क्यों नहीं किया वो देखते हैं। अच्छा धनी वर्ग जो था बेटा, ये तो चाटुकार वर्ग था। ये क्या थे, चाटुकार थे, अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले लोग थे। तो ये तो सपोर्ट करेंगे क्योंकि इन्हें धन मिलता था वहां से, तो इन्होंने सपोर्ट नहीं किया। विद्वान वर्ग की क्या समस्या थी, विद्वान वर्ग को लगता था कि आप विद्रोह किसके लिए कर रहे हो, मतलब इसलिए कर रहे हो कि जैसे मान लो ये 2 लोग हैं, ये हमको पलड़े जूते मारते हैं और हमें इनका टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा, हम इनके नहीं इनके जूते खाएंगे, इसके लिए हम इनसे लड़ रहे हैं। यही था ना, अंग्रेजों की गुलामी से निकलकर मुगलों की गुलामी में जाना, ये क्या कोई बुद्धिमानी पूर्ण कार्य था? आपने क्या किया कि पहले आपके ऊपर मुगल शासन करते थे, फिर आपके ऊपर अंग्रेज शासन करने लगे, आपने अंग्रेजों को जूता मारा और वापस मुगलों के यहाँ पहुंच गए कि नहीं तुम ही राजा बनो, बहादुर शाह को राजा बना दिया, है कि नहीं? तो विद्वान वर्ग भी इनके साथ नहीं था, ये कमी। तीसरी, इनके